मोदी और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में उत्तर प्रदेश में जहरीली सियासत के खिलाफ महाभारत कर रही हूं। आज महाभारत में सीधे पूछ रही हूं कि मजहब के नाम पर देख लेने वाली धमकी कब तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस चुनाव में एक अहम चेहरा हैदराबाद के सांसद और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है। ओवैसी यूपी में बोले, हम भूलेंगे नहीं, देख लेंगे। जब मोदी योगी चले जाएंगे तो देख लेंगे, देखेंगे कि कौन बचाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान 12 दिन पहले यानी कि 12 दिसंबर को कानपुर में दिया था, लेकिन 12 दिन बाद यह बयान फैलते फैलते इतना फैल गया कि ओवैसी सवालों में ही घिर गए कि आखिर ये कैसी भाषा है। ओवैसी धमकी भरे अंदाज में क्या बोले ये भी आपको बताती हूं। ओवैसी साहब बोले कि मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि याद रखना मेरी बात, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त की मार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो कि हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी ताकत के जरिए तुमको नेस्तानाबूद करेंगे, हम याद रखेंगे। हालात बदलेंगे तब कौन बचाएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन बचाएगा तुमको, हम नहीं भूलेंगे। ओवैसी मजहबी जज्बातों को छेड़ते हुए देख लेने वाले अंदाज में बोल रहे थे, यानी योगी मोदी चले जाएंगे तब तुमको बदला देंगे। अगर ऐसे ही सब देखने शुरू कर देंगे तो फिर देश में आम जनता का क्या होगा। हालांकि ओवैसी साहब ने इस बयान पर सफाई भी दी है, वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पार्टियां भले ही अलग अलग हैं लेकिन सरकार सबकी है और पुलिस भी सबकी है। फिर इस तरह से देख लाने वाले बयान कब तक। सुनिए क्या कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि यूपी में चुनाव है इसलिए नफरत भरा दांव है, सिर पर चुनाव है इसीलिए बयानों में नफरत भरा दांव नजर आता है। योगी मोदी चले जाएंगे तो बचाने कौन आएगा। इस बयान के पीछे आखिर ओवैसी का मकसद क्या है, मंशा क्या है। क्या वो एक वर्ग विशेष के जज्बातों को कुरेद रहे हैं, उन्हें डर दिखा रहे हैं, अपने पाले में लाने के लिए मजहब का पासा फेंक रहे हैं। आखिर योगी मोदी नहीं रहेंगे का क्या मतलब। क्या ओवैसी मुस्लिम समाज को योगी मोदी का डर दिखा रहे हैं, दो समाजों के बीच एक लकीर खींच रहे हैं। आखिर जिन योगी मोदी की बात ओवैसी करते हैं, क्या उनकी योजनाएं किसी वर्ग विशेष के लिए हैं। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक समाज के लोग ही सफर करते हैं, मुस्लिम समाज के नहीं। क्या मुफ्त राशन या प्रधानमंत्री आवास से मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है। अगर नहीं तो ऐसी बयानबाजी क्यों। योगी मोदी उनके, ओवैसी इनके, इस तरह की राजनीति क्यों। चुनावों के लिए समाज में ये दरार क्यों, ये आज महाभारत में पूछ रही हूं। आज पूछ रही हूं कि सांसद ओवैसी से ऐसी भाषा की कैसी आशा। जब ओवैसी साहब पर उनके बयान को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने सफाई भी दी, एक नहीं सिलसिलेवार 10 ट्वीट कर बयान की व्याख्या की। बोले मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, बोले मैं एक विशेष घटना के बारे में बात कर रहा था। और उन्होंने एक बार फिर से मुसलमानों से पुलिस के बुरे बर्ताव का आरोप लगाया और कहा कि यह पुलिस वालों के लिए था। एक सांसद जो लाखों लोगों के नुमाइंदे, एक बड़े जन समूह की आवाज है, जो संसद के सदस्य हैं, जो लोकतंत्र के मंदिर में मुद्दे उठाता है, उस सांसद से क्या ऐसी भाषा की आशा की जा सकती है।
असदुद्दीन ओवैसी से ऐसे बयान की उम्मीद कैसे की जा सकती है? पुलिस जो नागरिकों के नेताओं को, पूरे प्रदेश को दिन रात सुरक्षा प्रदान करती है, उस पर निशाना साधने का, उसे धमकाने का क्या मतलब है? पूरे राज्य की सुरक्षा पुलिस के जिम्मे है और खुद ओवैसी साहब को भी वही पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है, उनको धमकाने का क्या मतलब? ऐसे में कैसे ओवैसी ऐसी बात कर सकते हैं? सवाल यह भी कि अगर ओवैसी किसी घटना विशेष के लिए पुलिस पर सवाल उठा रहे थे तो योगी मोदी की बात कहां से आई? योगी मोदी को हटाने के बाद का दृश्य क्यों दिखाया गया? क्या ओवैसी कह रहे थे कि योगी मोदी के इशारे पर पुलिस एक वर्ग विशेष के लोगों पर जुल्म करती है? अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा ओवैसी उठा रहे हैं और आज उस पर भी महाभारत होगी। आज पूछ रही हूं कि चुनाव से पहले जहरीला बयान यूपी क्यों करेगा स्वीकार? ऐसा नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से ही ऐसे बयान सामने आते हों। वोटों की फसल के लिए जुबान जहर उगलते कई लोग हैं। अपना लिए माहौल बनाने के चक्कर में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए कई लोग हैं। आखिर उत्तर प्रदेश जहरीले बयानों की बौछार को क्यों स्वीकार करे? आखिर बांटने वाली भाषा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? ऐसे बयानों की यूपी की राजनीति में क्या जगह है? कोई जगह नहीं। क्या यह नहीं होना चाहिए कि सब, और मैं सब राजनीतिक दलों की बात करती हूं, सब राजनीतिक दल एक सुर में ऐसे बयानों का विरोध करें? ऐसी भाषा का प्रतिकार नहीं होना चाहिए क्या? नेता आते हैं, चुनावी माहौल बनाते हैं, भड़काते हैं, जीत जाते हैं या फिर चले जाते हैं, अधिकतर साथ नजर आते हैं, लेकिन जनता के बीच जो जहर वो बोझाते हैं वो महीनों सालों खत्म नहीं होता है। समाज में एक अदृश्य लकीर खींच दी जाती है। ऐसे में समाज चुनावों के लिए नफरती तकरीरें नहीं बर्दाश्त करेगा। तो चाहिए कि सब विरोध करें, एक एक का नहीं, जो नफरत फैलाए उसका विरोध की जाए, एक सुर में विरोध हो, क्योंकि चुनावों के लिए जहरीली बयान यूपी नहीं करेगा स्वीकार। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। आप अपने आप को लैला बुलाते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर कह रही है, लैला ओ लैला, भारतीय राजनीति को तूने क्यों किया मैला? यूपी में ना गुंडाई रहेगा ना दंगाई रहेगा। अगले 25 साल तक मोदी भी रहेंगे और योग भी रहेंगे। ओवैसी की धमकी और हम पे असर, शेर के बच्चे अगर शियारों से दहशत खाएंगे तो सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। ये वही जिन्ना वाली विभाजनकारी मानसिकता का परिचय है जो डायरेक्ट एक्शन डे पर दिखाई दिया होगा। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट कभी भी भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो बनेगा, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता तेजिंदर बाल सिंह बग्गा जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक है, यूपी की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ के शर्मा जी के साथ और सैयद असीम वकार साहब के साथ। असीम वकार साहब, भड़काऊ बयान, बांटने वाले बयान, क्या वोट की गारंटी है सर? क्या नहीं मैडम, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में भी आया है कि हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया और उस धर्म संसद में गेरुए वस्त्र पहन के धार्मिक चेहरे बनाकर जो लोग बैठे थे, वो 20 घंटे तक उस धर्म संसद में न वेद की बात हुई, न पुराण की बात हुई, न गीता की बात हुई, न महाभारत की बात हुई, न रामायण की बात हुई। 20 घंटे तक उस धर्म संसद में बैठे हुए लोग ये प्लान बनाते रहे कि कैसे मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाए, नरसंहार मैसेकियर किया जाए, कत्लेआम किया जाए।
20 घंटे तक यही बातें होती रही, मशवरे होते रहे, और यहां तक हो गया कि ये कहा गया कि 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाए। और अफसोस इस बात का कि उसी धर्म संसद में जो हिंदू बच्चे थे उनको उकसाया गया कि कलम मत पकड़ना, कलम नहीं, ना आला पकड़ना, ना रिंच पकड़ना, कलम ना पकड़ना, तलवार पकड़ो, तलवार, और हथियारे बन जाओ। डॉक्टर ना बनो, इंजीनियर ना बनो, वकील ना बनो, ब्यूरोक्रेट ना बनो, तलवार पकड़ो और हथियारे बन जाओ। उस धर्म संसद की बात कर रहा हूं। वकार साहब, मैं एक सवाल पूछ रही हूं जब आपसे, आप बहुत आगे ज्यादा बोले उससे विरोध पहले। हो गया तब एक छोटी सी रिपोर्ट लिखी गई। सुनिए मैडम, वकार साहब, सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, मारने, काटने, एक द्विवेदी नाम के बांटने, पत्रकार हैं, ये बढ़िया बात- पत्रकार हैं, सर, सेकुलर पत्रकार हैं। सुनिए मैडम, काटने, बांटने की बात करने वाला हर व्यक्ति गलत, हर व्यक्ति गलत, फिर वो धर्म संसद में हो या फिर भाषण दे रहे राजनेता हो। मैं तो ये कहना चाहती हूं आपसे, आप कह पाएंगे वो, मैं तो कह रही हूं वो गलत है, लेकिन वहां कोई सांसद बैठा था क्या? वो सांसद अरे नहीं मुझे है, बोलने- सांसद जो मुझे है बोलने तो दीजिए वो मैडम। लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं सर। मुझे वकार बोलने साहब, तो दीजिए मैडम। बोलिए, बोलिए ना सर। जिनकी आप बात कर रही हैं, अब इन पे पहले बाद में आऊंगा, अभी एक और लाइन बोल दूं। हाँ, जिस आदमी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कुछ दिन पहले उसका एक वीडियो और आया, और वो खाली मुसलमानों को नफरत नहीं करता है, उसने भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू बहनें थी नेता, उनके बारे में इतना भयानक उनके कैरेक्टर के ऊपर इल्जामात लगा के वीडियो जारी किया कि मैं समझता हूं वो तो शर्म से डूबने वाली बात है। ना बीजेपी के नेता उसके खिलाफ खड़े हुए, ना हमारे बीजेपी की महिला नेताओं ने, नेत्रियां जो थी उन्होंने, हम उन बीजेपी की महिला नेत्रियों की भी उनके कैरेक्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस वक्त भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये आदमखोर लोग हैं। मैं तो कह रही हूं, आप बिल्कुल ना आप हमारे सही हैं कह ना रहे हैं। तुम्हारे हैं, किसी का नहीं आप है ये। सही कह रहे हैं वकार साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं वकार साहब, आप सही कह रहे हैं, मैडम, लेकिन सुनिए तो। वहां बैठा कोई भी व्यक्ति क्या सांसद था? क्या मैडम, उसने सुनिए तो। क्या उसने देश के संविधान की शपथ ली थी? क्या उसने देश की संविधान की शपथ लेके ये कहा था कि इस तरह की कोई मैडम, सुन तो कि वो देश को बांटने का काम कभी नहीं करेगा? ओवैसी साहब ने तो ली है ना संविधान की शपथ, वो तो सांसद है। क्या मैं उनसे मैडम, उम्मीद सुन तो करूं ली। इस तरह के बांटने, अरे आप काटने, मारने सुनिए- वाले बयानों की? सुनिए मैडम, अरे बात तो सुनिए, सर सुन ही बात रहे तो हैं तब सुनिए। से। 300 से ज्यादा शर्मा जी, सांसद जिस पार्टी के हों, जिसकी हुकूमत हो, जिसके गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि अगर आसाम में कोई अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, सीए एनआरसी के खिलाफ अगर कुछ जबान खोलेगा तो उस पर यूएपीए लगा दो, जेल डाल दो। वो यूएपीए इन पर क्यों लागू नहीं हो रहा है? मैं उन सांसदों से पूछ रहा हूं, उन्हीं सांसदों से सवाल पूछ रहा हूं कि कान में शीशा डल गया है या एक आंख चली गई है, खाली एक आंख से देखते हैं। के शर्मा जी, अच्छा जो देखना है वही देखेंगे, जो सुनना है वही सुनेंगे। के शर्मा जी, मैं तो मोदी सवाल ये योगी पूछ रहा चले हूं। जाएंगे, अब असद साहब पे आ जब जाऊं। मोदी पहाड़ों में चले हमारे जाएंगे और देश के योगी मठ संविधान- में चले जाएंगे, तब बताएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? बंद कराइए। अरे उस पर पूछिए ना, सर मैं तो ओवैसी साहब के अरे बयान उस पे पर बहस पूछिए कर ना रही हूं। मैडम, उस पे पूछिए, आपने वो जो बात मैंने बोला है रखी। अभी। शर्मा जी बोलिए ना, शर्मा जी वो आपसे उल्टा अच्छा। सवाल पूछ रहे हैं। नहीं अच्छा शर्मा वो जो जी। महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है उस पे नहीं, महिलाओं की सर जो वो बेइज्जती गलत कर है, रहा मैं तो उस पे कह नहीं रही हूँ वो बोलेंगे। गलत है। भाई इतना ही महिलाओं के साथ हैं आप। शर्मा जी आ रही हूँ, बग्गा जी आ रही हूँ आपके बात। खाली गलत कीजिएगा, पहले के अरेस्टिंग नहीं शर्मा कराइएगा। जी को लीजिए, के शर्मा वसीम वसीम बकर। नहीं अरेस्टिंग नहीं कराइएगा। जी। कोई प्रश्न, वसीम साहब कुछ भी अपने प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वो अपनी झेप मिटा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस समय उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। जो प्रश्न आपने उनसे पूछा उसका वो उत्तर दे नहीं सकते, शर्मसार हैं इस समय, तो इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत स्पष्टता से एक बात बता दूं, अच्छा किया इन्होंने एक शब्द का उपयोग भी किया उसी में कि ऐसा जो बोलते हैं तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला दीजिए ना। वो जो यतीन नरसिम्हानंद ने कहा है बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में, तो आप उसको समर्थन कर दीजिए। मिर्ची क्यों लग जाती है? मिर्ची क्यों उन्हें भी वैसे ही पसंद नहीं है ना जैसे आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बारे में लग जाती है? आपके बीच में बोले। शर्म आने लगी आपको, जो लोग सुन रहे होंगे, जो देश सुन रहा होगा। आपने अपनी जुबान में ही ओवैसी साहब को आदमखोर बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूं जो बीजेपी की महिला नेत्रियां पार्टी में आपके काम कर रही हैं, बकार साहब अब उन्हें सुन लीजिए, बकार साहब उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो मतलब बहुत हम देर से आपको सुन रहे आपकी हैं। महिला नेत्रियों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम उनके कैरेक्टर के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, आप हमको जेब मिटा रहे हैं। वकार साहब अब यहाँ बोलने नहीं देंगे क्या? बंद कराइए। ये सोच कर आए कि आज बोलने नहीं देना है, वरना ओवैसी साहब कई बातें देखिए ऐसा है, इन्होंने आपके प्रश्न में खुद ही इन्होंने स्वीकारा कि आदमखोर कौन है, तो इन्होंने बता दिया कि वो जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो आदमखोर है, तो उन्होंने तो स्वीकार लिया, इसमें कोई वो नहीं है। और वो ओवैसी साहब का भी से प्रसंग चल रहा है, तो आदमखोर कौन है जनता समझ गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुशील ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आखिर ओवैसी साहब अपनी जो वहां पहचान कैसे लाए, कैसे पैदा करें। आज तक उन्होंने एक काम तो उत्तर प्रदेश या देश की जनता के लिए कोई भला का काम किया नहीं, ना उनकी कोई पहचान है। एक ही पहचान है, कट्टरवादी मुस्लिम नेता। इसके अलावा जो जनता के समाज के बीच में जहर बोता है, जो लोगों में जो है कि भावनाओं को उत्तेजित करता है, कट्टरपंथियों को उकसाकर और कानून व्यवस्था कैसे खराब हो, दंगा हो, सांप्रदायिक भावना फैले, इसके लिए ही वो जाने और पहचाने जाते हैं। निरंतर उनका पुराना उनके भाई का, उनकी पार्टी का जितने बयान हैं आप उठा के देख लीजिए। 15 मिनट में पुलिस हटा लो, देखो कैसे हम लोग 100 करोड़ हिंदुओं को वो कर देते हैं, खाली कर देते हैं। इस तरह का बयानबाजी करके वो अपनी पहचान बनाते हैं, क्योंकि वो इसी के लिए, बाकी किसी के लिए तो जाने नहीं जाते। तो ये कट्टरवादी जो विचारधारा को लेकर समाज में जहर बोने वाले लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी आज चुनाव से पूर्व ऐसी परिस्थिति पैदा करने चाहते हैं कि वहां एक सांप्रदायिक माहौल पैदा हो जाए और किसी तरह वहां कानून व्यवस्था बिगड़े, तब तो इनकी वहां पर रोटी सिकती है। और उनको जो है एक धर्म विशेष की, क्योंकि ये तो पहले भी कह चुके हैं बहुत सारे बयान ऐसे। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात में आपने कहा सुजय जी कि सभी राजनीतिक दलों को इसका विरोध करना। देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई विरोध क्यों करेगा इनका। ये जो विपक्षी दल जो बैठे ना, जिनके साठ गांठ के साथ ओवैसी भी चल रहे हैं, ये सब उसी भाषा पर है ना। आप अभी देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को, मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए ना। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की तुलना बोको हरम और आईएसआई से करती है। आए दिन राहुल गांधी हिंदुत्व को जो है अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं, उनको खूनी बता रहे हैं। इसी तरह सपा जो है जिन्ना से अपनी जो है बात शुरुआत करती है। तो ये जो तीनों चारों दल वहां पर हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब एक वोट बैंक, जो क्योंकि ये लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक ही बनाया हमेशा, उसको कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए वहां कितनी नीचे स्तर तक जाकर सांप्रदायिक जहर बोया जा सकता है, इतना करने के लिए मैं एक बार लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से जी कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता वंशवाद, परिवारवाद, जो बात आप कह रहे हैं, मैं एक बार जा रही हूँ असीम वकार साहब, जो बात इन्होंने कही, बग्गा जी, तेजिंदर जी, मुझे ये बताइए जो असीम वकार कह रहे हैं, क्या एक वर्ग विशेष को डराकर राजनीति कर रहे हैं सैयद असदुद्दीन ओवैसी? क्या डराकर कर रहे हैं? मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे, फिर तुम्हें बताएंगे इसका मतलब क्या है जी के बारे, इसका मतलब क्या है? ओवैसी के बारे में पूछा तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ओवैसी के बारे में एक शब्द बोलने की, लेकिन इन्होंने मुद्दे को घुमा दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहे थे, ये उसकी कंप्लेन की कॉपी है, और ये 2 एफआईआर एनसीडब्ल्यू में मैंने कंप्लेन की, और जिस व्यक्ति की ये बात कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी का पूर्व सदस्य है। ये उसकी एफआईआर की कॉपी है। एनसीडब्ल्यू से कार्रवाई की मांग मैंने की, तो वसीम साहब जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बोले, हम महिलाओं की लड़ाई कर रहे हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करने वाला मैं था, और यूपी पुलिस के एफआईआर की कॉपी मैंने निकाल के रखी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जूम करके वसीम साहब के मुंह पे मारिएगा, ताकि उनको ये कहने की दोबारा हिम्मत ना हो। अब मैं उनसे पूछता हूं कि मैंने तुम्हें आपके जो आपने सवाल पूछा था, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब आप बताइए कि ओवैसी साहब का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आप बताइए जो वो कहते हैं, और ये जो उन्होंने कहा कि जब योगी मोदी चले जाएंगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये चुनौती सिर्फ पुलिस वाले को नहीं दी, उन्होंने ये चुनौती 100 करोड़ हिंदुओं को दी है। वो ये 100 करोड़ हिंदुओं को बता रहे हैं कि हम तुम्हारा क्या करेंगे जब योगी और मोदी नहीं रहेंगे। वो ये हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं। और ऐसा ही बयान ये एक औचक तरीके से नहीं आया। मैं आपको दूसरा बयान एक सुनाने जा रहा हूं। इनके जो विधायक है महाराष्ट्र से वसीम वारिस पठान, उन्होंने बयान दिया। उसकी आखिरी पंक्ति आप सुनिए, 3-4 दिन पहले का बयान है। छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। ठीक है, 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात।
ये ओवैसी साहब उस मंच पे बैठे हुए हैं, वारिस पठान ये कह रहे हैं कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। तो ये किसको डराना चाहते हैं? इस तरीके के बयानों से हम आपको कहना चाहते हैं कि ना मोदी जाने वाले हैं, ना योगी जाने वाले हैं, ना अमित शाह जाने वाले हैं, लेकिन जो लोग हिंदुओं को डरा दे रहे हैं, जो लोग फूट की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना वाली राजनीति कर रहे हैं, देश उनके ऊपर थूकेगा भी नहीं। मैं उन लोगों को आज बताना चाहता हूं। मैं वकार साहब जब ये कहते हैं कि मोदी योगी चले जाएंगे तब तुम्हें बचाएगा कौन, इसका मतलब क्या है? वो पुलिस वालों को भी अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या नहीं, है? अब दूसरे सवाल का उन्होंने कहा कि हम 15 करोड़ है, 100 करोड़ है, किसको कह रहे हैं 100 करोड़? किन लोगों के लिए कह रहे हैं? हाँ, ऐसा क्या हो रहा है मोदी योगी राज में कि उनका नाम लेकर डरा रहे हैं वकार साहब? देखिए, आई एम वेरी मच सीरियस जी, मैं सच में सीरियस हूं। जब बीजेपी की महिला नेत्रियों के बारे में, नेताओं के बारे में ये गंदा बयान दिया गया था, उस वक्त में मैंने सबसे मुद्दा खत्म हो गया। आपने सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दे दिया। ये आदमी खुला नहीं सुनता चाहिए। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया। सुनिए सर, ऊपर एफआईआर हुई, सुनिए सर, कार्रवाई करने वाला, कार्रवाई की मांग करने वाला। सुनिए सर, अगर आपने अब सारी डिबेट अगर उसी के ऊपर करनी है तो आप कह दीजिए कि आपको ओवैसी के ऊपर नहीं बोलना, ओवैसी के ऊपर बोलने में आप डरते हैं, बोल दीजिए। आपकी भी वही विचारधारा है जो ओवैसी की विचारधारा है। मैडम बोलिए, अगर आप कहिएगा तो मैं बोलूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलिए वकार साहब, बोलिए। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। आप जो मुद्दा उठा रहे हैं सर, वो ठीक है। सामने वाला चाहे कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करे, मैं बीच में नहीं बोलता। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक करके बोले, उससे विचार जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। तेजिंदर जी पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ वकार साहब, आप उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे जिस पर आज महाभारत है? जो वैसे साहब मैंने सुन लिया, डिफेंड करना क्या मुश्किल हो रहा है? मैंने सुन लिया जी, बोलिए। मैंने सुन लिया। मैंने ये कहा कि क्या बीजेपी की महिला नेत्रियों को उनके कैरेक्टर के ऊपर गंदा इल्जाम लगाने वाला आदमी खुला घूमना चाहिए? रिपोर्ट लिखाने से क्या होता है? उसका जवाब दे दिया, अरेस्ट कराने की हैसियत है हो गई, उसके मोदी जी ने कार्रवाई की उसके ऊपर, हो गई। और कार्रवाई अरेस्ट कब होगा? करने वाला मैं हूं। वो अरेस्ट नहीं हुआ सर, सुनिए, बोलने दीजिए मुझे। जिस व्यक्ति ने कहा, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। आपकी महिला नेताओं की लड़ाई आसिम वकार लड़ रहे हैं और आप वारिस पठान के पीछे घूंघट ओढ़ के छुप गए। आप वारिस पठान के पीछे छुप गए। सुनिए सर, बोलने की हिम्मत कीजिए ना। अब ओवैसी साहब ने जो सवाल उठाया सुनिए उस पर। भारत का संविधान और कानून क्या ये कहता है कि एक लड़के को, एक बच्चे को थाने में 2.5 फीट ऊंचे नल से लटका दो, कह दो उसने फांसी लगा ली? कैसे प्रूफ करेंगे आप? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि एक सब्जी बेचने वाले नाबालिग बच्चे को पुलिस की लाठियों से मार के मार डालो? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि गोरखपुर में एक गुप्ता बच्चे को, एक आदमी को होटल में जाके इतना मारो कि वो मर जाए? ठीक है। क्या भारत का संविधान ये कहता है कि 80 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ के नोचो और गालियां बको? अगर आपका संविधान ये कहता है तो जान लीजिए मेरा संविधान कहता है इसका विरोध करो। आपका संविधान अगर इसको करने की इजाजत देता है तो मेरा संविधान कहता है पूरी ताकत से विरोध करो। और करेंगे, जिन घटनाओं एक बार नहीं 100 बार करेंगे इसका विरोध। वो सारी मैं खुलकर कहती हूँ वो गलत है, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी वही है कि वो गलत है तो उसको सही करने के लिए सांसद साहब ये भाषण दे रहे थे। उसको सही करने के लिए सांसद साहब कह रहे थे कि जब मोदी योगी हट जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? ये कहना और ये बयान जो है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि भाई ये धमकी नहीं है क्या? सुनिए मैडम, धमकी नहीं है ये शब्द क्या? सुनिए मैडम, ये क्या भारत का संविधान कहता है कि हम 15 करोड़ है 100 करोड़ हो? ये क्या ये भारत का संविधान कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम तुम लोगों को देख लेंगे? क्या भारत का ये संविधान कहता है कि किस तरीके से बंगाल के अंदर हिंदुओं को वो मारा जाता है कुछ विशेष धर्म के लोगों द्वारा? क्या भारत का इतिहास अगर बोले तो बोलने दीजिएगा, और मेरा टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, 3 मिनट बचे, 2 मिनट। हिंदुओं को मारा जाता है उसका जवाब भी देना होगा। कहीं भी कोई घटना होती है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, ये कहते हैं कि जिस दिन मोदी योगी चला जाएगा मैं 100 करोड़ हिंदुओं को देख लूंगा, तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं कहना चाहता हूं ना मोदी जाएगा, ना योगी जाएगा, ना अमित शाह जाएगा। अगर जाएगा तो ओवैसी जाएगा जिनकी ट्रेन 1947 में छूट गई थी।
वकार साहब जल्दी से जवाब। मैं तस्लीम रहमानी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, सतीश प्रकाश जी। जी आप देखिए, बात समझिए पूरी बात। इनके पास जवाब नहीं है, ये डरपोक प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ये अपने पार्टी की औरतों की लड़ाई तो लड़ नहीं पा रहे हैं, जिसने इनकी पार्टी की औरतों को तौबा नौजुबिल्लाह मैं अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूं, ये उसके खिलाफ तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। ये देश की बात क्या करेंगे, देश की लड़ाई क्या लड़ेंगे भाई? इनके पास दम नहीं इनके। ये अपनी औरतों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, ये क्या देश की लड़ाई लड़ेंगे भाई? में वो निजाम मिलाना चाहता था, नाक रगड़वाई थी सरदार पटेल ने, नाक रगड़वाई थी अपने कदमों पे। तो नहीं तो यही निजाम जो ओवैसी का दादा, ये तो उसी विचारधारा से आते हैं जो उस समय पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। ये उसी विचारधारा के लोग हैं। मैं एक बार तस्लीम रहमानी साहब के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार दिखाती हूं कि क्या किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, वो एक बार दिखाते हैं। ओवैसी के बयान पर किस तरह का घमासान बचा हुआ है। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि मोदी योगी अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये कपिल मिश्रा का ट्वीट आया है। ये जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा। संबित पात्रा का क्या ट्वीट आया, वो कह रहे जब जब कोई औरंगजेब और बाबर आएगा तब तब इस कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। ये संबित पात्रा का ट्वीट आया। वही ओवैसी साहब के इस बयान पर चलम मनी त्रिपाठी का बयान आया, सुनो हम ना डरे थे मुगलों से और ना ही जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। मैं ये प्रतिक्रियाएं दिखा रही हूँ, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आई हैं। बीएल संतोष का ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं ओवैसी के जहरीले भाषण पर सहिष्णु ब्रिगेड की तरफ से मौन है, कोई बोल नहीं रहा है। ये बीएल संतोष कह रहे हैं। और वही विष्णुवर्धन रेड्डी कह रहे हैं पहले आप हिंसा के लिए उकसाएं और फिर उस पर सफाई दें। आप पुलिस को भी धमका कैसे सकते हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो मैं आपको बयान दिखा रही हूं वो राजनीतिक बयान है, लेकिन लोगों की बयान, लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए एक बार। उनकी गलत फहमी है कि योगी और जो मोदी है ये संन्यास कर लेंगे, तो ये हिंदू क्या करेंगे फिर? हिंदू चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, या सारे जितने भी हिंदू हैं सारे थोड़ी ये संन्यास में चले जाएंगे। जो मोदी और योगी को पब्लिक ने जो वो दे रखा है, स्थान दे रखा है, वो कुछ सोच के दे रखा है, वो इस लायक है। देन ये बहुत बड़ी उनकी गलत फहमी है। सिर्फ वो पुलिस वालों को धमका सकते हैं, दबा सकते हैं। पब्लिक किसी के दाव में ना तो आई है और ना ही आएगी। जब तुम पुलिस वाले को पूरे वो लेके आ रहे हो दबाने के लिए, तो 2-4 पुलिस वाले दब गए तो उसको ये लगा कि मतलब पब्लिक ही दब जाएगी, अब तो पूरा हिंदुस्तान ही दब जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमारे इंडिया है, ये छोटा मोटा शहर नहीं है। ये इंडिया ने अच्छे को दबाया, तो फिर ये नेता क्या चीज़ है। प्रचार के दौरान तो ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए और विकास के तरफ जाना चाहिए। विकास के तरफ जाने के बजाय वो उल्टी बात कर रहे हैं, तो वो गलत है। चुनाव पर्पज से अगर बात की जाए तो उसके अंदर विकास की बात ज़्यादा होना चाहिए। आजकल चुनाव राजनीति में क्या हो रहा है सर, कि विकास की बात कम हो रही है और रणनीति चल रही है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और कुल मिलाकर वही होना चाहिए। ये सब अपनी पर्सनल बात रखना या पर्सनल इस चीज़ का फ़ायदा उठाना तो मैं समझता हूँ बेकार। ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो अब आंध्र प्रदेश से खास करके हैदराबाद से निकल के वो हिंदुस्तान में अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं और उनको उनके पार्टी के ही कुछ समझ ले, बाकी तो उन्हें देश में कोई मानता नहीं है। क्यों? उनकी धर्म विशेष पे राजनीति है और इससे आगे उनकी कोई सोच नहीं है। तो ये लोगों की बात मैंने सुनाई। तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ देर से आ रही हूँ, लेकिन तस्लीम साहब मुझे ये बताइए, जो आप लोगों की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि विकास की बात हो, ये किस तरह की भाषणबाजी और किस तरह की बयानबाजी हो रही है चुनावों में? तस्लीम रहमानी साहब जी, ये बात जो लोग कह रहे हैं, ये बात आपसे कह रहे हैं, आपके कैमरा पर्सन से कह रहे हैं। आपको भी समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये चुनाव जो यूपी में पर्टिकुलरली होने वाला है, ये भाजपा वर्सेस अवैसी चुनाव नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाजपा वर्सेस अवैसी है चुनाव, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आपको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। ये जनता तय करने वाली है, वहाँ अवैसी साहब हों या तस्लीम रहमानी हो या कोई भी हो, जो जनता को तय करना है उसके आसार बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। 100 के आंकड़े को अगर पार कर लिया भाजपा ने इस चुनाव में, तो ये समझिएगा कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी कामयाब हो गए। जीतना तो बहुत दूर की बात है। आपको 12 दिसंबर का ट्वीट याद है? हाँ।
आपको 12 दिसंबर का तो ट्वीट याद है, आपको 17 दिसंबर याद नहीं आता उसके 5 दिन के बाद। ये आपकी मानसिकता है और ये बीमार मानसिकता है। आप तमाम लोग जो ऐसे हैं जो ये कहते हैं गलती हो गई, गलती नहीं है, गुनाह और गलती में फर्क है। वो भारत के विरुद्ध एक बयान है जो ये कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों का हम कत्ल करेंगे, मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, भारत के विरुद्ध है। तस्लीम साहब, मैं ये कहती हूँ कि वो बयान गलत है। आप लोग ये एमपी नहीं, महामंडलेश्वर बोल रहा है, एमपी से बहुत बड़ा होता है। गलत है, उस मामले में आप पीछे जा रही, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। तस्लीम साहब, उस मामले में एफआईआर भी हुई है। गलत नहीं, आप इसे गलत कह के कैसे टाल देंगी? अरे ये जुर्म है, गलती और जुर्म में फर्क है। और वहाँ पर उत्तराखंड के डीजीपी ने बयान दिया है। एफआईआर तो सैकड़ों है इसके खिलाफ, वो ये भी कह रहे हैं जालिम इंसान के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर पूरे मुल्क में है। वो एक नरभक्षी है। वहाँ पुलिस भी बयान दे रही है, वहाँ पुलिस भी बयान दे रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन आप यहाँ पर इस बयान को अभी भी सही ठहरा रहे हैं। बना दिया सर, दोनों तरफ से होगी पहल, दोनों तरफ से। वो गलती नहीं है, वो गलती नहीं है, अपराध है, जुर्म है इस मुल्क में। उसको जेल के पीछे होना चाहिए, उसको फांसी के तख्ते पे। गलती नहीं है ये, आप छोटा कर रही हैं उसके जुर्म को। नहीं सर, आप हिमायत कर रही हैं, मैंने मान लिया आपकी बात। आप ये कह के मैंने मान लिया आपकी बात, ये गलत है, ये अपराध है। हिमायत कर रही हैं, मान लिया आपकी बात सर। कि वो कोई एमपी नहीं है, लेकिन कम से कम आप ओवैसी साहब के बयान पर तो बोलिए। मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ। वो गलत तो ये सही कैसे हो गया? वो गलत है, वो अपराध है, तो ये कैसे सही हो गया? 80 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोचोगे, 80 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी, वो अपराध है, ये सही कैसे हो गया? सजा देख लेंगे तुम्हें, कौन बचाएगा तुम्हें? और वो पुलिस भाजपा के अंडर में चल रही है। सर, मैं तस्लीम साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तस्लीम साहब मेरी बात सुनिए। 80 साल के तस्लीम बुजुर्ग की दाढ़ी नोच ले, सर वो गलत है, पे नहीं वो चल गलत रही है, मैंने कहा सही है, भाजपा के दस्तूर पे चल रही है। नहीं, इसलिए उसकी आप उस उदाहरण को याद दिलाकर क्या हासिल कर रहे हैं मुझे गलत है तो गलती उस उदाहरण को याद दिलाकर आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए हम बताएंगे, जब योगी मोदी चले जाएंगे तब हम बताएंगे। उसी उदाहरण के उसको याद दिलाकर आप ये बताना चाह रहे हैं? ये ट्वीट सर, ये सिर्फ और सिर्फ जहर बोना होता है। परिप्रेक्ष्य में था, आप कहिए ये जहर बोना होता है, दोनों तरफ से होता है। आप भी इससे बचने की जरूरत है। पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, उन पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। आप भी बोलिए, बोलना चाहिए आपको। और अगर आप नहीं बोल रही तो आप जालिमों की हिमायत कर रही हैं। और फिर आखिर में कह रहा हूं, ये चुनाव भाजपा वर्सेस अवेसी नहीं है। आप चाहे जितना इसको कम्युनलाइज करने की, देखिए तस्लीम साहब, पहले तो मैं आपको बोल दूं, पहले तो मैं तस्लीम साहब आपको बोल दूं कि मुझे इससे कोई, सर तस्लीम साहब पहले बात तो एक बात बताइए, तेजिंदर जी मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे बताइए इससे क्या लेना देना है? एक गलत क्या दूसरे को सही बना देता है क्या? सतीश प्रकाश जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं सर, पुलिस सर कार्रवाई गलत। मैं तो कह रही हूँ कि जिस तरह से, मैं तो कह रही हूँ गलत है। 40 मिनट से, हाँ 40 पिछले 40 मिनट से जिस तरीके से दो घटनाओं को लेके इन्होंने ओवैसी साहब को जस्टिफाई करने की बात की, अगर मैं फिर 2002 की बात करना चलूं कि किस तरीके से गोधरा में आप लोगों ने 60 हिंदुओं को जिंदा जलाया, किस तरीके से आपने औरंगाबाद में 1988 में हिंदुओं को जिंदा जलाया, किस तरीके से 1988 में मुजफ्फरनगर में जलाया, किस तरीके से अहमदाबाद में 2002 से पहले 40 बार 30 साल में दंगे हुए और जिसमें हर बार हिंदू मरते थे। मैं अगर गिनना चालू करूं तो शायद मुझे लगता है कि आपको 24 घंटे की डिबेट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि इसलिए यदि नरसिंहानंद या किसी व्यक्ति का बयान जस्टिफाई करना चाहिए। वहां अगर बयान हुआ तो उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन यह ओवैसी के बयान को कंडेम करने की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यह बताता है कि ओवैसी के बयान को ये लोग सहमत है और ये 100 करोड़ हिंदुओं को किस तरीके से आप धमकाने का काम कर रहे हैं। बार बार इस तरीके का बयान, चाहे वो असाउद्दीन ओवैसी का हो, चाहे उनके बयान अकबरुद्दीन ओवैसी का ये है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ है तुम 100 करोड़ हो, चाहे वारिस पठान का बयान हो, ये बार बार हिंदुओं को उत्तेजित करने का बयान है। इस तरीके से अपनी सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जिन्ना की राजनीति आज ये दोबारा अगर भारत में सोचते हैं कि राजनीति पाकिस्तान बना लेंगे तो ये सपना इनका पूरा होने वाला सतीश प्रकाश जी, इस तरह की राजनीति को तो हर किसी को कंडेम करना चाहिए, ये हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। के शर्मा जी को लीजिए स्क्रीन पर।
हर राजनीतिक दल को करना चाहिए ना सतीश प्रकाश जी। मैं कह तो रहा हूँ कि नहीं, देखिए सुचारिता जी, बिल्कुल करना। एक तरफ लैला है और एक तरफ मजनू। मैंने आपको उदाहरण दिए, और मजनू तब तक है जब तक लैला। उदाहरण ये भी दिए, लेकिन लैला और मजनू आज के समय में हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि कांग्रेस हो या सपा हो। एक मिनट सतीश जी को बंद कराइए ना, मैं कैसे दोनों को बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। मेरी बात सुनिए, बोलिए। आप या तो आप ही बोलिए फिर। मैंने सुनिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जनमानस के मुद्दे नारद है। विकास कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गई, कोरोना की तैयारियां क्या है? आपकी नेत्री ने भी कहा था सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ये सुनिए, चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी उन पर, तब आपको विकास की बात याद नहीं आई थी ना सतीश प्रकाश जी? आपकी नेत्री ने कहा था ना, मायावती जी ने कहा था, वो भूल गए आप? अरे सुनिए, नहीं वो भूल जाते हैं ना आप, तब आप विकास की बात भूल जाते हैं, तब वो बयान सही होता है। के शर्मा जी, महंगाई सबको परेशान करती है, कानून व्यवस्था के शर्मा जी। मैं सुचेता जी आपको बता दूं कि ये सतीश जी जो बात कर रहे हैं, देखिए ये भी दूध के दूल्हे थोड़ी ना है, ये भी तो उसी कुनबे के हिस्से हैं। इन्होंने ही अभी अयोध्या से जातिवादी का जहर बोने की बात चालू की। ब्राह्मण सम्मेलन, जाति जहर, ये जातियों के बीच जहर बो रहे हैं, वो धर्म ओवैसी धर्मों के बीच जहर बो रहे हैं। कांग्रेस जो है धर्म के बीच जहर बो रही है, वो भी हिंदुओं को जो है अपमानित कर रहे हैं, ये भी जो है लोगों को अपमानित कर रहे हैं, ओवैसी भी कर रहे हैं। तो मैं आपको, और रही बात रहमानी साहब की, तो मैं केवल आपको इतना बता दूं सुचेता जी कि ये तो वो व्यक्ति है जो आतंकियों के समर्थन में बात करने वाले व्यक्ति है, इसीलिए आज इनका जबान नहीं खुला, इनका जबान आज नहीं खुला, क्योंकि ये तो सब आतंकियों के समर्थन में बात करते रहे। सर सोचिए कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि सोचिए आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना जहर बोकर जा रहे हैं हम, उन्हें इसी जहर के बीच में रहना होगा। ये तय आपको और हमें करना है कि हम क्या देकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।